नमस्कार दोस्तों। जरा सोचिए, आप साल भर दिन के 12 से 16 घंटे पढ़ाई करते हैं, अपने दोस्त, अपने परिवार और अपने मानसिक स्वास्थ्य की चिंता किए बिना, इस उम्मीद से कि आप भारत कठिन प्रवेश परीक्षा नीट को आप पास करेंगे और एमबीबीएस के लिए एक सीट हासिल करेंगे। 3 मई 2026 को भारत के लगभग 551 शहरों से 22 लाख से अधिक छात्र अपने इसी सपने को साकार करने के लिए परीक्षा केंद्रों में मौजूद होंगे। लेकिन परीक्षा के ठीक 9 दिन बाद यानी 12 मई को एक ऐसी खबर आती है जिसने इन लाखों छात्रों के सपनों को चकनाचूर करके रख दिया। शिक्षा मंत्रालय ने पूरी परीक्षा को रद्द करने की घोषणा कर दी। मामले को जांच के लिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई को सौंप दी गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि परीक्षा शुरू होने के कई दिन पहले ही सवालिया पेपर को लीक कर दिया गया था। और लाखों रुपए में छात्रों को बेचा जा रहा था। लेकिन यह सब कैसे हुआ? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित की जाने वाली इतनी सुरक्षित और गोपनीय परीक्षा को आखिर कैसे हैक कर लिया गया? आज के वीडियो में हम नीट अंडर ग्रेजुएट 2026 पेपर लीक की पूरी कहानी को डिकोड करेंगे। हम महाराष्ट्र के कोचिंग सेंटर से लेकर राजस्थान के परीक्षा हॉल तक फैले इस पूरे नेटवर्क को ट्रैक करेंगे। गिरफ्तार हुए मुख्य आरोपियों के चेहरे बेनकाब करेंगे और एनटीए के उन व्यवस्थागत कमियों को उजागर करेंगे जिसकी वजह से यह सब कुछ मुमकिन हो पाया। दोस्तों, इस पेपर लीक को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक गलतफहमी को दूर करना होगा। यह कोई ऐसा हाईटेक साइबर अटैक नहीं था जहां हैकर्स ने एनटीए के डिजिटल सिस्टम को हैक कर लिया हो। नहीं, बल्कि इस सिस्टम के अंदर मौजूद उन्हीं लोगों द्वारा किया गया एक इनसाइडर जॉब था जिन पर परीक्षा को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी होती है। आइए इस लीक के 2 मुख्य एंट्री पॉइंट को समझते हैं। हमारा पहला पड़ाव है लातूर, महाराष्ट्र, जो अपने कोचिंग हब के लिए जाना जाता है। यहाँ रसायन शास्त्र के एक रिटायर्ड प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी को एनटीए ने केमिस्ट्री के पेपर का अनुवादक और संकलन करने वाले एक्सपर्ट पैनल में शामिल किया था। चूँकि एनटीए परीक्षा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए कुल 4 अलग अलग पेपर सेट तैयार करता है, कुलकर्णी के पास उन सभी 4 सेटों का एक्सेस मौजूद था। इस बात का फायदा उठाकर कुलकर्णी ने एनटीए के सीक्रेट क्वेश्चन बैंक से केमिस्ट्री के लगभग 133 सवालों को परीक्षा से पूरे 10 दिन पहले यानी 23 अप्रैल को अपने करीबी सहयोगी और रेणिकाई करियर सेंटर कोचिंग के मालिक शिवराज मोटेगांवकर को सौंप दिया। जब आखिरकार एनटीए ने अंतिम परीक्षा के लिए एक सेट को रैंडमली चुना तो उस फाइनल पेपर के 45 में से 43 केमिस्ट्री के सवाल मोटेगांवकर के आरसीसी गेस पेपर से हूबहू मैच कर रहे थे। यहाँ तक कि उनके ऑप्शंस भी बिल्कुल वही थे। लेकिन रुकिए, यह तो सिर्फ केमिस्ट्री की बात हुई। फिजिक्स और बायोलॉजी का क्या? इसके लिए हमें चलना होगा पुणे। यहाँ हमारी मुलाकात होती है 2 अन्य शिक्षाविदों से। मनीषा संजय हवलदार, जो पुणे के सेठ हीरालाल सराफ प्रशाला की प्रिंसिपल थी। उन्हें एनटीए द्वारा फिजिक्स के पेपर का अनुवादक नियुक्त किया गया था। अनुवाद करने के दौरान उन्होंने पूरी गोपनीयता को ताक पर रखते हुए फिजिक्स के सवालों को कागजों पर लिख लिया। फिर उन्होंने पुणे के ही मॉडर्न कॉलेज की बॉटनी लेक्चरर मनीषा मांढारे के साथ हाथ मिलाया, जिनके पास बायोलॉजी के सवालों का एक्सेस था। इन दोनों ने मिलकर फिजिक्स और बायोलॉजी के सवालों को मिलाया, लेकिन इसे बांटने का तरीका और भी सातित था। मनीषा मांढारे ने अपने घर पर चुनिंदा छात्रों के लिए कोचिंग क्लासेस आयोजित की। किसी भी डिजिटल सबूत से बचने के लिए छात्रों को मोबाइल पर कोई मैसेज या प्रिंट आउट नहीं दिया गया, बल्कि उनसे उन सवालों को उनकी पर्सनल नोटबुक में लिखवाया गया। और सबूत मिटाने के लिए प्रिंसिपल हवलदार ने अपनी व्हाट्सएप चैट डिलीट कर दी और फिजिक्स के सवालों वाले उन हस्तलिखित नोट्स को आग के हवाले कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि महाराष्ट्र का यह लोकल लीक आखिर उत्तर भारत के राज्यों तक कैसे पहुंच गया। यहाँ एंट्री होती है एक बड़े डिस्ट्रीब्यूशन सिंडिकेट की। यह पेपर लीक किसी डिजिटल रिले रेस की तरह तेजी से आगे बढ़ा। पुणे की मनीषा मांढारे, जो एनटीए की एक्सपर्ट और सीनियर बॉटनी लेक्चरर थी, ने लीक बायोलॉजी सवालों को अपने नेटवर्क के जरिए आगे भेजा। ये सवाल शुभम खैरनार तक पहुंचे, जो नासिक का रहने वाला BAMS का छात्र और डॉक्टर का बेटा था, जो काउंसलिंग का बिजनेस भी चलाता था। परीक्षा से सिर्फ 4 दिन पहले खैरनार ने इन सवालों की एनक्रिप्टेड PDF फाइल्स
फाइल्स टेलीग्राम के जरिए गुरुग्राम हरियाणा के रहने वाले यश यादव को भेज दी। यश यादव जो खुद उत्तराखंड के एक आयुर्वेदिक कॉलेज से BA की पढ़ाई कर रहा था, पहले राजस्थान के सीकर में मेडिकल कोचिंग ले चुका था। सीकर के कोचिंग सेंटर्स में अपनी पुरानी जान पहचान का इस्तेमाल करके उसने पैसे वाले ग्राहकों की तलाश शुरू कर दी। यश यादव ने यह लीक पेपर राजस्थान के जयपुर में रहने वाले मांगीलाल बिवाल को 10 लाख में बेचा, इस गारंटी के साथ कि परीक्षा में कम से कम 150 सवाल इस PDF से मैच करेंगे। एक बार यह पेपर जब जयपुर पहुंच गया तो मांगीलाल के बेटे दिनेश बिवाल ने उन हस्तलिखित नोट्स को स्कैन करके फिर से आगे एक व्यवस्थित PDF का रूप दे दिया। मांगीलाल के दूसरे बेटे विकास बिवाल ने सीकर के कोचिंग सेंटर्स से ऐसे अमीर छात्रों को ढूंढना शुरू किया जो मेडिकल सीट के लिए मोटी रकम देने के लिए तैयार थे और उन्हें यह लीक पेपर 2 लाख से लेकर के 5 लाख के बीच प्रति छात्र के हिसाब से बेच दिया गया। सोचिए, एक तरफ देश के अमीर और मध्यम वर्ग के बच्चे दिन रात एक कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कुछ अमीर लोग लाखों रुपए फेंक कर टेलीग्राम पर पूरा पेपर खरीद रहे थे। लेकिन कानून के हाथ आखिरकार इन अपराधियों के गिरेबान तक पहुंच ही गए। मामले को अपने हाथ में लेते ही CBI ने इस पूरे गिरोह के 11 मुख्य किरदारों को गिरफ्तार कर लिया। लातूर के मशहूर कोचिंग संचालक शिवराज मोटेगांवकर को 18 मई को गिरफ्तार किया गया। हालांकि उसने अपने फोन से सारा डेटा डिलीट कर दिया था, लेकिन CBI की फॉरेंसिक टीम ने उसके फोन के डिलीटेड चैट्स को रिकवर कर लिया, जिससे साबित हो गया कि परीक्षा से 10 दिन पहले ही उसके पास केमिस्ट्री का पूरा पेपर मौजूद था। पुणे की प्रिंसिपल मनीषा हवालदार को 22 मई को गिरफ्तार किया गया। 6 दिनों की CBI कस्टडी में भेज दिया गया। नासिक के शुभम खैरनार को गिरफ्तार कर 6 जून तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया ताकि वह सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ न कर सके। और बात सिर्फ जेल तक ही सीमित नहीं है, इस घोटाले के पीछे छिपा पैसों का साम्राज्य बेहद चौंकाने वाला है। मोटेगांवकर की जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि उसने लातूर के उद्योग भवन वाले इलाके में जमीनों को अवैध रूप से खरीदा था ताकि कोई टैक्स न देना पड़े। यही नहीं, पुणे के नगर निगम ने उसके पुणे स्थित रेणुकाई करियर सेंटर की मुख्य शाखा को सील कर दिया, क्योंकि यह विशाल कोचिंग सेंटर बिना ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और फायर विभाग के NOC के चल रहा था। इसके अलावा इस पर 320 लाख का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया था। नगर निगम ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन भी चलाया और 2 संपत्तियों को सील कर दिया। यह भारत के कोचिंग सिस्टम की असलियत। बच्चों के भविष्य को संवारने का दावा करने वाली ये कोचिंग संस्थान करोड़ों रुपए वाले साम्राज्य पर खड़े हैं। जब यह घोटाला सामने आया तो देश के कोने कोने में छात्रों और अभिभावकों का गुस्सा फूट पड़ा। आखिरकार यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। 25 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA को कड़ी फटकार लगाई। जस्टिस PS नरसिम्हा ने बेहद दुख जताते हुए कहा, यह वाकई बहुत दुखद की बात है कि NTA ने अपनी पिछली गलतियों से कोई सबक नहीं सीखा। अदालत ने NTA को निर्देश दिया कि वह 3 दिनों के भीतर एक हलफनामा दाखिल करे और बताए कि पिछली गड़बड़ियों के बाद गठित की गई के राधाकृष्णन सुधार समिति के सिफारिशों को लागू करने के लिए उसने क्या कदम उठाए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये के राधाकृष्णन समिति क्या है और उसने किन सिफारिशों की बात की थी। 2024 में नीट अंडर ग्रेजुएट 2024 की परीक्षा में गड़बड़ियों के बाद सरकार ने इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में NTA के पुनर्गठन के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की थी। इस समिति ने NTA में व्यापक सुधारों की सिफारिश की, लेकिन NTA ने उनमें से कुछ सिफारिशों को ही आंशिक रूप से लागू किया है, जबकि बाकी सिफारिशें अभी भी लागू नहीं हुई। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने इतनी कड़ी फटकार लगाई। अब सवाल यह है कि क्या 21 जून को होने वाली री एग्जाम में NTA इन सिफारिशों को लागू कर पाएगी या यह भी वही पुरानी गलतियां दोहराएगी। तो आखिर इस बार बार होने वाले पेपर लीक का अंतिम समाधान क्या है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन और यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट ने अदालत के सामने कुछ महत्वपूर्ण मांगे रखी हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT मॉडल परीक्षा को ऑफलाइन पेन और पेपर मोड से हटाकर पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन मोड में शिफ्ट किया जाए। इससे फिजिकल पेपर की छपाई, ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज के दौरान होने वाले लीक का खतरा भी पूरी तरह खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन पेपर की डिजिटल लॉकिंग। परीक्षा शुरू होने के ठीक कुछ मिनट पहले ही डिजिटल रूप से एनक्रिप्टेड क्वेश्चन पेपर परीक्षा के केंद्रों में कंप्यूटर पर अनलॉक हो। NTA के पेपर सेटिंग और अनुवाद पैनल में शामिल होने वाले किसी भी व्यक्ति का प्राइवेट कोचिंग संस्थानों या निजी ट्यूशन से कोई सीधा या अप्रत्यक्ष संबंध नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, NTA ने घोषणा की है कि नीट अंडर ग्रेजुएट 2026 की दोबारा परीक्षा 21 जून 2026 को आयोजित की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने इस बार 100% त्रुटिहीन और सुरक्षित परीक्षा कराने का वादा किया है, लेकिन बार बार होने वाली ये री परीक्षाएं कोई अस्थायी समाधान नहीं है। यह उन 22 लाख निर्दोष छात्रों को एक बार फिर से
भविष्य उसी मानसिक प्रताड़ना और तनाव से गुजरने के लिए मजबूर करती है जिससे वे पहले ही झेल चुके हैं। असली बदलाव तभी आएगा जब हम एनटीए जैसी संस्थाओं की जवाबदेही तय करेंगे, इस कोचिंग एग्जामिनर के नापाक गठजोड़ की पूरी तरह से ध्वस्त करेंगे और देश के परीक्षा सिस्टम को एक आधुनिक, पारदर्शी और डिजिटल तकनीकी से लैस करेंगे। हमारे देश के मेहनती छात्र अपनी योग्यता के दम पर डॉक्टर बनने का अधिकार रखते हैं, न कि टेलीग्राम पर खरीदे गए लीक पेपर्स के दम पर। आप इस पूरे मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।